वालेकुम जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूँ महाजुबीन आबिद। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब तमाम देखने वाले सुनने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हफ्ते का आगाज हो चुका है, नया वीक शुरू हो चुका है, मंडे है आज और प्लान्स जो हैं वो रूज पर हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज को ऐड करना है रूटीन में, किस चीज को स्किप करना है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमेशा एक बात कहती हूं कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे आपके इर्द गिर्द आपको पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी, फील नहीं होगी। आज सुबह आंख खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जहन में यही चल रहा था कि पूरा एक वीक शुरू होने जा रहा है। वैसे तो अगले पल का भी नहीं पता, लेकिन प्लानिंग जो है वो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। हम जरूर ये सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जरूर इस बात को जहन में रखते हैं कि हमने अगले पल क्या करना है। तो इरादा जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं ये बता रही थी, बात बीच में रह गई कि आंख खुलना बहुत मुश्किल था आज, कि आज मंडे है, लेकिन थैंक्स टू दिस कप ऑफ टी और हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमें चाय पिलाई है, और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। चाय इनको भी पेश की गई है। गेस्ट की जाने बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है स्टूडियो में। दिलावर हुसैन दिलावर, इनसे तो पहले हम जानेंगे ना कि हम पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं ठीक ठाक। ठीक ठाक है ना? बिल्कुल तबीयत ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अच्छा, हो ही नहीं सकती। यहाँ तो वैसे भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। चाय आपके सामने है, ठीक है जी। चाय चाय आपने पी के जाना है जी, जरूर। और बातें जो है वो बीच में हमने जारी रखनी है। हाँ, जारी रखनी है। तो आप मुझे जरा ये बताएं ना, माहिर तालीम एजुकेशनिस्ट या एजुकेशनलिस्ट? ये देखें जी, ये दोनों इस्तिलाहात होती हैं। एक है एजुकेशनलिस्ट। इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपको न्यूमेरिकली यानी मेथड्स और प्रिंसिपल्स की जो एजुकेशन है वो देता है। इसी तरह एक हमारे पास होता है एजुकेशनिस्ट, ठीक है। वो एक ऐसा उस्ताद होता है, ऐसा मौलिम होता है, ऐसा माहिर तालीम होता है जो आपको थ्योरी का, कॉन्सेप्ट्स का, आइडियाज का जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और एक टीचर एक वक्त में ये दोनों हो सकता है। अगर एक शख्स जिसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी पता हो और न्यूमेरिकल और जो मेथोडोलॉजी है उसकी तरफ का भी पता हो, तो वो ये एक वक्त में ये दोनों हो सकता है। एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है, एजुकेशनलिस्ट भी हो सकता है। एंड द सेकंड गेस्ट वी हैव टुडे विद अस, हमारे साथ अदनान मुश्ताक, टिकटॉकर, द टैलेंट और एक्टर कहूँ तो गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, छोटा मोटा एक्टर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वालेकुम सलाम। जैसे आपने अभी कहा है कि सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, ये तो है, और ऊपर से मंडे मॉर्निंग, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है, बस अच्छा ही लग रहा है, बस उठना ही था, गुजारनी तो है। अच्छा, चाय आपके सामने है, ठीक है जी। आप ऐसे ये तो पी के जाएंगे ना? हाँ, ये तो आपने पीनी ना, चाय के बगैर तो वैसे भी गुजारा नहीं है, सर्दियों में तो वैसे भी गुजारा नहीं है, और सुबह उठना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। आप ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ, एनर्जेटिक लग रही हूँ? हाँ। मैं चाह रही हूँ कि मंडे मॉर्निंग मैं लोगों को बोर ना करूँ, मैं एनर्जी जो है ना वो बरकरार रखूं। इसमें ज्यादा जो है ना काम चाय का भी होगा। अच्छा, यानी आप मेरी एनर्जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाय का बहुत सारा किरदार है। चाय जो है वाकई इंसान को एनर्जेटिक कर देती है, जैसे कि मजदूर के लिए, और मजदूर ये सारे आजकल सारे यकीनन आजकल वाकई। और एक ना, मैं लाहौर में था, वो मजदूर ही है। सही बात है। मुझे ना लाहौर में एक बड़े जर्नलिस्ट मिले और वो कह रहे थे कि बेटा अच्छा आप शायर हैं, वाह वाह क्या बात है, आप पढ़ाते हैं। अच्छा, कहने लगे यार हम तो मजदूर लोग हैं जर्नलिस्ट। मैंने कहा सर, हर बंदा आज के दौर में ना मजदूर है। हाँ, ये तो हकीकत है। आज के दौर में जो महंगाई का आलम है, इन्फ्लेशन है, हर बंदा में। हाँ, वैसे कोई भी आए और महंगाई का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप एजुकेशनिस्ट और एजुकेशनलिस्ट का डिफरेंस बता रहे थे, तो अब आपको हम क्या समझें, क्या कहें? मैं दोनों चीजें पढ़ा लेता हूँ और पढ़ाता रहता हूँ जी। वेरी गुड। तो आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशनलिस्ट भी हैं। पहले तो मैंने यही सोचा कि फर्क वाजे कर दिया जाए, आवाम तक पहुंचा दिया जाए, इसका डिफरेंस क्या है? इसमें एक सबसे खास जो नुक्ता है, जो बात है बारीक सी, वो ये है, जो बंदा एजुकेशनिस्ट नहीं होता ना, उसके लिए एजुकेशनलिस्ट बनना मुश्किल होता है। जिसको पहले से थ्योरी और कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, वो मेथड की अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे एक लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ, दिलावर हुसैन दिलावर, आपका ये नाम किसने रखा? ये मेरा नाम पहले तो दिलावर हुसैन था। अच्छा। फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने काफी सारे नाम सुने, जैसे मोमिन खान मोमिन, जैसे मीर तकी मीर। तो इस तरह पढ़ने के बाद उन्हें अहबाब को उन जो असातीब गुजरे हैं हमारे, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ना दिलावर हुसैन दिलावर ही रखना चाहिए। क्या बात, क्या कहने। वैसे दिलावर हुसैन दिलावर आपका नाम जो है वो काफी खूबसूरत है माशाल्लाह।
तो दिलावर हुसैन नाम किसने रखा था? दिलावर हुसैन वालदा ने। वालदा ने। हाँ जी। माशाल्लाह, नाम आपका काफी अच्छा है, खूबसूरत है। और दिलावर हुसैन, दिलावर, जो दिलावर आपने एंड में दोबारा ऐड कर दिया वो है ना, तखल्लुस है जी। हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये नाम पढ़ के ऐसा लगा कि कोई 60 साल के बुजुर्ग होंगे, सफेद दाढ़ी होगी। सफेद दाढ़ी होगी, और उनसे बात करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही मैं स्टूडियो पहुंची और मैं आई यहाँ पे और तैयार श्यार होके मैं पहुंच गई और पेन मैंने हाथ में ले लिया, तो मैंने कहा कि ये कौन है? तो इससे आपका आधा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल इजी हो गई, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई। मैं दिलावर को भी कह दिया कि प्लीज कंफर्टेबल हो जाएं। अब जो है हम बिल्कुल इजी हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो आप ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, अगर आप ठीक है तो फिर सब ठीक सब है। ठीक है। सब ठीक है। जी। शेरो शायरी भी करते हैं। मैं भूल जाऊंगी मेंशन करना, तो इससे पहले ही मैं मेंशन करती चलूं कि शेरो शायरी भी करते हैं, नज़म भी लिखी है इन्होंने अभी, जो कि हम इनसे सुनेंगे और इनसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पढ़ें। अदनान की जानिब जरा हम चलते हैं। अदनान, आपकी जो स्माइल है ना, हाँ जी, ये बड़ी खूबसूरत है। ये मेरे हमेशा ही रहती है। हमेशा रहती है? हाँ। क्या बात है, वैसे खुशगवार माहौल क्रिएट हो गया है। हाँ। तो कब से कर रहे हैं आप ये टिकटॉक? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो बीच गया है? में ये 1 साल में तो ये एक जो अब 3 महीने का बैन लग गया हाँ TikTok जी। पे। इस वजह से भी काफी लो हो गए हैं मेरे फॉलोअर। उसके बाद मैं बीमार हो गया, तो उसकी ओए वजह से होए। काफी 2 महीने मैं बीमार रहा हूँ, उसकी वजह से भी काफी फॉलोअर्स डाउन हुए हैं मेरे। आपके फॉलोअर्स कितने थे? पहले जो थे अब कम भी होते हैं, वो कहते हैं ना टिकटॉक पे बढ़ते जाते हैं, हाँ जी। बढ़ते भी नहीं है और कम भी होते हैं। जब ठीक है। बंदा रेगुलर नहीं रहता, मतलब पोस्टिंग नहीं करता, हाँ। तो कम होने लग जाता कम है। होने लग जाते हैं। ठीक है, जब आप ज्यादा पोस्ट नहीं कर रहे, ज्यादा एक्टिव नहीं है अपने अकाउंट पे, तो आप ऑडियंस जो है वो खोने लग जाते हैं। ठीक है, ये हकीकत है। यानी मैं ऐसी जो है वो मिसकंसेप्शंस में जी रही थी। तो वैसे कितने फॉलोअर्स थे आपके पहले? पहले थे 1,70,000। 1,70,000 बहुत ज्यादा होते हैं कम ये। होते 30,000 कम हो गए। 30,000 कम हो गए हाँ। एकदम से? नहीं, ये लगे है ना। हाँ, अच्छा, हाँ। हाँ, ये जो बैन रही है उसके बाद हाँ। VPN पे तो कोई चलाता है, कोई नहीं चलाता। ठीक है। तो उसके बाद मैं बीमार हो गया, उसके दौरान तो मैंने कोई वीडियो पोस्ट ही नहीं की। ठीक तो है। उसकी वजह से भी काफी- ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा से बूस्ट मिल जाएगा। तो अब बैन लगा, ठीक है, आपने क्या किया फिर? बैन लगा तो ये था ना, उसके एक्सचेंज में थे ना, हमारे पास स्नैक वीडियो था। अच्छा, यानी हाँ। ऑल्टरनेट थे। बैन के पीछे ना असल जो मुझे लग रहा है वो हाँ स्नैक वीडियो वालों का भी लग रहा है, क्योंकि ना यानी उनकी कोई वो स्ट्रैटेजी चाह हो रहे हैं सकती है। कि बड़े बड़े टिकटॉकर है ना उधर आ जाए। अच्छा। तो जब उधर जाएंगे तो जाहिर बात है टिकटॉक कम चलाएंगे और स्नैक ऊपर चला लेकिन जाएगा। जैसे लाहौर है वैसे टिकटॉक है। हाँ, ये तो है। लेकिन इन सब बातों के बीच में मुल्तान है, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है, मैं अपने दोस्त को बताना चाहूंगा कि अब स्नैक वाले आपके पैसे कम कर देंगे। नहीं, दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है। और जो आपका एक वो जो सफर है वो जारी रहे, जितना अच्छा वो चल रहा था उससे मजीद बेहतर हो जाए। हम चलते हैं अभी अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात पीने के आदाब के बारे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने या दीगर अशिया पीने के आदाब के बारे में बड़ी तफसील से रहनुमाई फरमाई। जिस बर्तन में पानी पीना है वो बर्तन देख लें कि किनारे से टूटा हुआ ना हो। अगर आप मजबूर हैं किनारे से टूटे हुए बर्तन से पानी पीने पर, तो उस टूटी हुई जगह पे अपने होंठों को मत लगाइए। दाएं हाथ से पानी को पीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पानी को 3 सांस में पीना है, और जब पानी को एक सांस के बाद हम रुकेंगे पानी पीने से, तो हमने पानी के बर्तन को हटा देना है। पानी के बर्तन में हमने पानी पीते हुए सांस नहीं लेनी। जब हम पानी पिएंगे तो एक से ज़्यादा गिलास पीने की सूरत में भी हर गिलास में हम 3-3 दफ़ा सांस लेंगे। पानी पीने के बाद अल्लाह वाहदहु ला शरीक की हम्द बयान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाज़ी सकाना, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने हमें पानी पिलाया। पानी बैठकर पीना बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उज़र की बिना पर, जैसे नीचे कीचड़ था, पानी खड़े होकर भी पिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के हवाले से
हमें दुआ की तालीम दी। और अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, ए अल्लाह इस दूध में हमें बरकत अता फरमा और इससे हमें अच्छी ताकत अता फरमा। पीने के बारे में इस बात का ध्यान रखें कि वही चीज जो शरीयत जायज है। आज फिर हमने एक नई बात सीखी और इस सेगमेंट का मकसद ये होता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ अच्छी चीजें हम अपने साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, लोगों तक कन्वे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक पर और उसके बाद ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एक जानिब माहिर तालीम और एक जानिब टिकटॉकर। दोनों को साथ साथ रखना बहुत जरूरी है। अभी हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रूही एट 10 में। एक जानिब हमारे पास है माहिर तालीम और दूसरी जानिब हमारे पास मौजूद हैं टिकटॉकर अदनान मुश्ताक और दिलावर हुसैन दिलावर, जिनका नाम बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। दोबारा से आपकी तारीफ कर दूं मैं ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई नाम जो है वो बड़ा खूबसूरत है। अच्छा दिलावर, मैंने सुना है, मुझे बताया गया है कि आपने एक नज्म लिखी। जी मैंने एक नज्म लिखी है सानिया पेशावर के हवाले से। जब इस तरह के दिलसोज वाकयात होते हैं ना, तो मेरे ख्याल कम ही शायर ऐसे होते हैं जिनकी कलम ना उठे और ना चले और वो दर्द ना लिखे। ऐसा ही है। तो इस हवाले से अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने प्लीज जरूर जरूर। उसका उन्मान है कि जो गए वक्त सहर लौट कर ना आए कभी, जो गए वक्त सहर लौट कर ना आए कभी, खुदा फिर ऐसा दिन न जिंदगी में लाए कभी। वो जिनको माओ ने तैयार करके भेजा था, वो जिनको माओ ने तैयार करके भेजा था, दुआएं दी थी जिन्हें प्यार करके भेजा था। वो कम सिनी में बहादुर थे और दलेर थे, वो थे लाल शेर के किरदार में भी शेर थे। वो चमन में मिसले गुले नौबहार थे बच्चे, घरों में रहमते परवरदिगार थे बच्चे। सकूल आए तो बेआहा सहर गाही थी, क्या होने वाला है ये जानती खुदाई थी। कि कुछ ही देर में जुल्मों सितम की बाढ़ आई, कज़ा भी आई मगर होके अश्कबार आई। और अदुए आल ने और अदुए अर्ज़े वतन हर महाज पर हारे। शेर है के अदुए अर्ज़े वतन हर महाज पर हारे, तो बुज़दिलों ने मेरी कौम के बच्चे मारे। लहू लहू थी ज़मीं और फिजा में आहो बुका, तड़पते लाशे वो बच्चों के सब्र माओं का। अभी भी ताज़ा हवाओं में वो सदाएं हैं, नजर है रास्ते पे मुंतजिर सीमाएं हैं। जख्म ताज़ा है मनाजिर लहू लहू हैं अभी, जो गए वक्त सहर लौट कर ना आए कभी। जो गए वक्त सहर लौट कर। आज भी सब कुछ उतना ही ताज़ा और आपके अल्फाज बेशक इंतहाई सादा लेकिन बहुत दर्द। असल मसला ये है, ये जो शहीद की मौत होती है ना, वो एक मौजज़ा है और उस मौजज़े के कुछ क्या कह लें पहलू ऐसे होते हैं जो आपको मानने पर मजबूर कर देते हैं कि ये मौजज़ा है। जिसमें एक चीज ये कि उनका जो खून है हमेशा ताज़ा रहता है। जैसे जब भी बात की जाए, जैसे करबला के शुहदा की बात करें तो अभी नाम लेंगे, अभी लगेगा ये कल की बात, बल्कि अभी की बात है ये, बल्कि हर जमाने की बात है। तो ऐसा ही है। शेरो शायरी में खासा इंटरेस्ट आपका? ये शेरो शायरी का बहुत ज्यादा शौक है और यानी अपने आप को आपने बहुत हद तक डेडिकेट किया हुआ है इस शायरी के लिए। शायरी की जाए मैंने अपने आप को ना हिस्सों में बांटा है। चार हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है मेरा पढ़ने पढ़ाने के हवाले से। अच्छा। एक हिस्सा है बहन भाइयों और मतलब जो अजीज़ो अकारीब हैं उनकी केयर टेकिंग के, उनके लिए मतलब उनके साथ मेल जोल दोस्तों अहबाब के लिए। एक हिस्सा है मेरा शायरी के लिए। अब एक हिस्सा जो मैं नया करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं अपना जो मतलब जो मेरे रोजगार के जराए हैं, जैसे जॉब वगैरह होती है जो मैं कर रहा हूँ, तो उसके साथ डेडिकेट रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे ऑनेस्टी का, ईमानदारी का बहुत होना बहुत जरूरी है, खलूस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिलावर हुसैन दिलावर से हमारी बात हो रही है, माहिर तालीम है, जरा तालीम की जानिब भी आते हैं और मौजू है
अदमे बर्दाश्त। जी, अदमे बर्दाश्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी, अदमे बर्दाश्त एक ऐसा पहलू कह लें, एक ऐसा मसाला कह लें हमारे माशरे का कि जो हर घर, हर इंसान में, बल्कि अक्सरियत में पाया जाता है। अक्सरियत, मेजॉरिटी। अगर इसको जनरल लेवल पर देखा जाए, हम इसको आलमी सतह पर देखें, तो जब भी कोई कौम, कोई नेशन दूसरी कौम या नेशन को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो उसका एक टैक्टिक ये होता है, वो तासुब पैदा कर देती है। आपस में जो अवाम है उसके अंदर तासुब पैदा कर देती है। तासुब भी फिर 4 तरह से पैदा किया जा सकता है, यानी अदम बर्दाश्त जो है वो 4 तरह से, जो मेन है उसके आप कह लें एस्पेक्ट्स हैं, वो ये हैं। पहला ये कि लिसानी बुनियादी जो बुनियाद है, लिसानी तासुब है, उस पर जो माजी गुजरा है वो उस पर हमें लड़ाया गया है, खासतौर पर पाकिस्तान में। इसकी ये कौम है, ये कबीला है, ये कौम है, ये कबीला है। थोड़ा सा फिर आगे बढ़े तो हमें जुबान के नाम पर लसानियत यानी जुबान, फिर हमें मजहब के नाम पर। मजहब में क्या होता है, बड़ी प्यारी चीज है, हर मजहब, दुनिया का कोई भी ऐसा इलाही मजहब नहीं है, ठीक है, जो आपको इंसानियत की, प्यार और मोहब्बत की, हमदर्दी की तालीम न देता हो। लेकिन हमें हमारे ही इसी पाकिस्तान में फिरका वारियत है, उसकी जंग में डालकर कैसे डाला जाता है। अब मुदरसा जो है वो सिखाने के लिए है दीन, ठीक है, हमारे जितने भी मदारिस हैं वहां पर दीन सिखाया जाता है। लेकिन दीन क्या सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाए टॉलरेंस क्या होती है। बहुत जगह पर, बहुत चीजों में हम इनटॉलरेंट हो चुके हैं। बिल्कुल, हमें सिखाया जाए कि अगर ये फलां मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते तो अपना भाई है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता है ना। अब मसला क्या है, अब सुनो, पहली वही का जो लफ्ज है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा, पढ़। बिल्कुल। अब पढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि ये स्पेसिफिक किताब पढ़ नहीं, तुझे हर चीज पढ़नी चाहिए। जब इंसान तू हर चीज पढ़ेगा तो तू जानेगा ना क्या बेहतर है क्या नहीं है। बहुत जरूरी है, और फिक्र बहुत। तो इसी चीज को देखते हुए अभी अब हमारे यहाँ क्या होता है, मजहबी तासुब फैला दिया जाता है ताकि कौम जो है उसकी इकॉनमी को, उसकी मईशत को, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो डिफरेंट जो कह लें आगे बढ़ने की सलाहियतें हैं, उनको रोका जाए। जी, इसी तरह फिर सियासी, अब सियासत जो है उसका ताल्लुक ईवानों तक होना चाहिए था, वो आजकल बल्कि आज से काफी पहले से तालीमी इदारों में घुस चुके हैं। अब तालीमी इदारों में भावुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अक्सर हम सुनते हैं कि फलां को मार दिया गया, फलां तंजीम से ताल्लुक था, फलां को मारा, फलां तंजीम से ताल्लुक था। ये यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है, यहाँ पर तो सब मिल के चलें। ये वो नस्ल है जिसने आगे बढ़ के कौम की बेहतरी चाहनी है। बिल्कुल। अब इसका सबसे बड़ा मसला देखें, इससे नेगेटिविटी मतलब हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचता है। ऐवान में एक अपोजिशन होती है और एक हुकूमत जमात होती है। इन दोनों का जो मंशूर है उसमें लिखा हुआ होता है कि हमने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। बिल्कुल। हर जमात के मंशूर में पहली बात लिखी होती है अवाम की, मुल्क की, कौम की सलामती और बेहतरी के लिए काम करना है। लेकिन जब भी कोई कानून जो कि मुल्क की भलाई के लिए अपोजिशन पेश करे, हुकूमत रद्द कर देती है अपने इख्तलाफात की वजह से, अदमे बर्दाश्त की वजह से। और जब हमारे पास हुकूमत कोई अच्छा बिल पेश करे तो अपोजिशन उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरह की जो मसाइल हैं आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर पाए जाते हैं। ये तालिब इल्मों में, बच्चों में कैसे पाए जाते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है हमारे माशरे में, खासतौर पर हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे यहाँ का कुछ अदराक है, इल्म है। वो ये हमारे यहाँ ये जो सब्र है ना वो बहुत कम है, बहुत कम। हमारे यहाँ सुना नहीं जाता, लोगों को सुनाया जाता है। आप सुन लें, अच्छा सुनाने वालों की भी एक खामी है यहाँ पे, जो बड़ी बारीक सी बात है। हमारे यहाँ एक आंसर होता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, आप मुनासिब बेहतर जानते होंगे। उसमें एक सी है कंसाइजनेस। हमारे यहाँ हमारे लोगों को कंसाइजली बात करने का ढंग नहीं आता। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहना हो कि यार मैं हॉस्पिटल में बिजी हूँ, तो मेरा कहने का अंदाज इस माशरे के एतबार से ये होगा, वो नस्ल में ये हुआ था, मेरी फलां की तबीयत खराब थी, मैं उसके घर गया, उधर से लिया, ये गए। अब अगला बंदा कहेगा भाई अल्लाह का नाम है, तो मेरी जान जल्दी बताओ। हाँ, यानी कि एक तो हमें कंसाइजनेस की तरफ जाना चाहिए, दूसरा सुनने की तरफ से, ताकि हम थोड़ा बोले, अगले वाला सही बोले, और क्लैरिटी हो उसमें, क्लैरिटी भी है, कंप्लीटनेस, वो तो 7 C's है, तो उसकी तरफ तो अभी नहीं जाना चाहिए। तो मतलब ये हमारे माशरे में। फिर कुरान में इसकी आयात देखें, बड़ी प्यारी। क्या आयात है, कहा कि पूरी एक सूरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। इसमें चीजें देखिएगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक, ये 3 बातें एक साइड पे लगा दे, व तवासौ बिस सब्र। इसके बगैर ये तीनों बातें अधूरी हैं, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। कुरान में 100+ टाइम आया हुआ होगा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र 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 सब्र, मतलब टॉलरेंस, मतलब बर्दाश्त। वो हमें नहीं है।
अदनान मुश्ताक की जानिब बढ़ते हैं। अदम बर्दाश्त के हवाले से आपका क्या कहना है? कोई बर्दाश्त है तो या ये जो हमें भी टिकटॉकर्स करना हैं पड़ता है देखा जाए तो हमें भी एक बर्दाश्त दूसरे को करना- बर्दाश्त कर लेते हैं टिकटॉकर्स? बहुत मुश्किल करते हैं, लेकिन ओह। बर्दाश्त इसमें भी करना पड़ता है कि ना जब कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही होती हाँ। तब बर्दाश्त करना पड़ता है कि यार ये एक दफा देखा जाए एक तरफ से तो ये डिप्रेशन भी है हमें। अच्छा अदनान क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि लोग क्या देखना चाहते हैं? लोग तो आजकल जो देखना चाहते हैं आपको भी पता है, आप जरा क्लैरिटी तो देना इस मामले में। क्लैरिटी ये है कि फनी चीज हो ठीक है। वो देखते हैं, ठीक है। या बहुत सैड हो, क्योंकि बहुत ज्यादा sad आधे से ज्यादा आजकल दिल जो टूटे हैं। नौजवान बंदे हैं या दिल लड़के टूटे हैं उनके दिल टूटे हुए दिल हैं। टूटे। नाकाम आज हाँ नाकाम आशिक। तो वो स्टेटस लगाने के लिए वो जाहिर बात है डाउनलोड करेंगे। हाँ अच्छा फनी चीज और ये सैडनेस। ठीक है। हाँ। अच्छा एक आपको मजे की बात बताऊं, ये प्लीज। हाँ मेरे जी जरूर। ये मेरे क्लास फेलो भी हैं पिछले 6 साल से। ये मुझे ना अक्सर कुछ लिखने से पहले मुझे भी सेंड करते हैं कि ये मेरा शेर है हाँ। यार, ये पढ़ के यार बता दो कि कैसा है। मैं कह दे तो वाह जी वाह, मुझे तो समझ नहीं आती। मान रहे हैं ये लाइव में, मान रहे हैं कि लाइव उनको में समझ मारे नहीं आती। तो आप सब देख रहे हैं ना, ये देखिए आज इंसान हाँ पकड़ा। 6 साल से ये दोस्त हैं। मैं इसको उठाने के लिए वो एक कमाल लिखता है। कमाल, हाँ, क्या बात है, ये ये भी thumbs up। एक पॉजिटिव पहलू है कि देखिए हाँ। आप एक काम करने वाले शख्स को अप्रिशिएट करें ताकि वो अप्रिसिएशन से आगे मोटिवेशन बढ़े, लेके आगे बढ़े। आगे बढ़े। ये भी एक अच्छा बिल्कुल। पहलू। मजे की अच्छी बात ये भी है कि एक दफा ना कैंटीन पे हम खड़े थे, यूनिवर्सिटी की बात है, तो लड़कियां आई तो कहती कि ना ओए ओए ये देखो ये वही लड़का है जो टिकटॉक पे है। ओह। हालांकि ये भी तो माशाल्लाह शायरी करता है पूरे पूरे डिपार्टमेंट में, मतलब ये मशहूर है ये देखा जाए तो। डिपार्टमेंट के बाहर मैं हूँ, डिपार्टमेंट के अंदर ये मशहूर क्योंकि है। डिपार्टमेंट के अंदर होता है तालीमी निसाबी सरगर्मियां, हाँ, तो जिसने हाँ। पढ़ना समझना होता था वो मुझसे रब्ता करता था। और बाहर होती हैं अदर एक्टिविटीज, गैर निसाबी सरगर्मियां, हाँ। उनमें ये बिल्कुल वाला ऐसे जो ही। शोबा है ये पेश पेश है। अच्छा अब गैर निसाबी सरगर्मियाँ, किस किस्म की गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं ये अच्छी हैं, ये जैसे ये काम करते हैं प्रोडक्टिव है। एक तो हाँ। अर्निंग होती है, मैं तो हर नौजवान को कहूंगा अगर कोई हाँ। अच्छा कंटेंट लेके देखिए आते ना हो। पहले मैं फ्री बैठा रहता था, कोई अर्निंग नहीं थी, फिर घर एक वाले दफा भी का जिक्र कहते है थे आपके दिमाग में सोच आई हाँ। कि मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, कुछ क्यों कर ना, लो हाँ। अदनान, कुछ कर लो, कोई पैसा कमा लो। वैसे भी मुझे शुरुआत से था कि यार एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, मैंने तो acting अदाकार करनी है। बनना है, हाँ। फनकार बनना है। तो अदाकार जब आप बनते हैं, एक्टिंग में जाते तो कहीं मेरा ना कहीं एक आपके अंदर वो जो- फनकार पाया जाता हाँ। है। मेरा एक जो प्लस पॉइंट ये था कि मैं ना पहले तो बनाता रहता था, इतनी ज्यादा वायरल नहीं होती थी। फिर मुझे याद है यार, लोग कहते थे तेरी शक्ल ना फाद मुस्तफा से मिलती है। रुक वाह जाओ जी ना। वाह। तो उनके वो जो जीतो पाकिस्तान के छोटे छोटे क्लिप आते हैं, हाँ। फिर उन पे बनाने लगा तो वो इतनी मतलब जाने लगी, ओ आप छोटे फाद मुस्तफा हो, ये है वो। फिर वो ये ना भी बहुत blessing अच्छा अच्छा होती है। वो टर्निंग पॉइंट था जब हाँ। आपने ये महसूस किया कि हाँ जी यहाँ से बूस्ट मिल सकता है। हाँ जी। ठीक है, तो तब आपने फॉलोअर्स गेन करना शुरू किए। हाँ जी। फिर जब मुझे ये आइडिया हुआ ना कि इसके अंदर एक अदाकार रहता है, हाँ। तो मैंने जब बहादुर ज़िकिर यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट के एनुअल डिनर में ओके। एक प्ले लिखा, उसका नाम था मिशन कश्मीर, और वो शदीद तरीन इमोशनल प्ले था। तो उसमें जो मेन किरदार था मैंने जनाब को सौंपा और इन्होंने बहुत ही अच्छा क्या निभाया। बात है, तो फिर वहाँ पर और मैं हमें इन सब का वो था वालिद वालिद मोहतरम। मोहतरम। क्या बात है। अब्बा वैसे जान। अभी अभी हमें ये पता चला है कि ये दोनों जो है वो दोस्त हैं पिछले 6 साल से, एक क्लासमेट्स हैं, एक ही डिपार्टमेंट से हैं। और ये जब आज हम नीचे से आ रहे थे ना, हम्म। तो हमने एक दूसरे को देखा, मैंने कहा भाई तू, उसने कहा तू भी यहाँ। एक्सक्यूज मी, आप भी हाँ, आप भी। आप यहाँ असल में दोस्तों में आप नहीं होता ना, तुम होता तो तकल्लुफ तो था नहीं, हाँ इसलिए तू ये भी ठीक है। वैसे एक हम है जो आप करके मुखातब करते शायराना हैं। जो लहजा है ये नहीं खत्म होता। हाँ ठीक है जी, चले अब गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करते हैं, बातचीत जो है वो भी जारी रहेगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं दिलावर हुसैन दिलावर, माहिर तालीम, और दूसरी जानिब अदनान मुश्ताक, टिकटॉकर, जिनके फॉलोअर्स थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, फॉलोअर्स वापस आ जाएंगे, आपने बस काम जारी रखना है। तो अब क्या सोचा है आपने अपने कंटेंट को लेके, कोई बेहतरी यही है या कोई कि- चेंजेस? बेहतरी तो ये है कि अब दोबारा से मेहनत एक दफा बैठ गया ना अकाउंट, हाँ। फिर उसको उठाने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आप- लोग कहते हैं ना हाँ। कि 15 सेकंड की वीडियो है यार, मुंह ही हिलाना है, हाँ। तो ये क्या हो जाता है, हाँ। वो क्या हो, तो बंदा एक दफा उनको कह देना यार ये आप करके तो दिखाओ, वो वहीं रुक जाते हैं कि ओह यार इतनी मेहनत है। एक्टिंग इज नॉट इजी। हाँ
तो आपका वैसे कंटेंट किस तरह का है, किस टाइप का कंटेंट आप बना रहे हैं? एक तो मैं ये फहद मुस्तफा वाला बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा फनी हमारे सराइकी बहुत मशहूर हुए हुए हैं आजकल, ठीक है। जैसे वो फुल्लू है, बाकी हाँ। जितने भी है ना उनकी आवाज पे बना लिया तो वो अच्छी वो चली वायरल हो जाती जाती है। है। हाँ, ठीक वो है। अच्छी आपने चली क्या नोट किया है कि वायरल कौन सा कंटेंट ज्यादा होता है? दिलावर आप बताएं। जी मैंने जो देखा है, शायरी का जो हाँ, वो content है। कंटेंट है, उसमें एक चीज है, वो शायर खुद ना हो, हाँ जी। ठीक है, और कोई और पढ़ रहा हो जिसका हाँ। अकाउंट पहले से वायरल है तो वो वायरल हो जाता वो है। वायरल हो थोड़ा सा जाता है। प्यारा हो वो। थोड़ा सा प्यारा हो, ये प्यारा होना शर्त है। ये जितने हाँ। सोशल मीडिया है उसमें ना मोस्टली, मैं ये नहीं कहता सारा, लेकिन काफी हद तक प्यारा होना, हैंडसम होना, गुड लुकिंग होना, इस तरह का होना जरूरी है। तो आपने ये चीज कभी नोट की है कि वैसे तो मैं हूं ना सूरतों पर इतना गौर नहीं करती, लेकिन अगर हम माशरे की बात करें तो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं है, ठीक है, हमने ये मयार तय कर लिया, हमने ये मयार बना लिए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई बहुत खूबसूरत होता है या होती है और कंटेंट हाँ, इतना कोई खास नहीं नहीं होता। होता, लेकिन लेकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड की देखिए वजह ना, से अब कुछ अरीका हक को देख लें, वो आएगी सिर्फ मुस्कुराएगी बस, और स्लोमो लग जाता है आईफोन से, मतलब मुख्तलिफ हाँ, वो टिकटॉकर्स हैं। मुस्कुराएगी और इतने लाइक्स, लोग ऐसे पागल हो रहे होते हैं, वो क्या तो हो गया पता अब नहीं। आपने टिकटॉक का इस्तेमाल किया या शुरू किया? मैंने कोई खातिर खा नहीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया में मैं फेसबुक का पेज है थोड़ा ठीक अभी है। अब स्टार्ट किया, और यूट्यूब चैनल अब स्टार्ट किया। ठीक है। और आप दोनों दोस्त भी हैं और जी। बाहमी मुशावरत से आप अपने मामला जो है वो तय करते हैं अक्सर औक़ात। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा दिलावर, मुझे ये बताइएगा कि माहिर तालीम तो आप हैं जी। और बच्चों की तालीम पे बात करना बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी। आज के तालीम दौर और में तरबियत बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी, बिल्कुल। लेकिन मेजॉरिटी के नजदीक, और अगर हम अपने माशरे पर एक नजर डालते हैं, तालीम के स्टैंडर्ड, जी, बिल्कुल। तालीम का मयार, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी मैं इसको बड़े सादा और बड़े सीधे अल्फाज में ये कहना चाहूँगा, हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको दीमक लग गई है। हमारे पास पहला जो तालीमी दौर गुजरा है, यानी आज से 20 साल 15 साल पहले के पढ़े हुए लोग हैं, वो उन्होंने मैट्रिक किया हुआ होता है और वो उनकी कैलकुलेशंस कह लें फिंगर टिप्स पे, हमें कैलकुलेटर पे भी नहीं आ रहा होता, हमसे मुराद है हमारी आज की नस्ल को, जी जी। और वो लोग फिंगर टिप्स पे कर रहे होते हैं। हमें हिस्ट्री का नहीं पता होता, उन्हें पता होता है। हमें डेली लाइफ का नहीं पता होता, उन्हें पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि उनके मयार तालीम में और हमारे में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? पहले ज़माने में जो उस्ताद था, मुअल्लिम था, उसका जो तवज्जो रहती थी या फोकस रहता था, वो रहता था तालीम पर। आज रहता सिर्फ इल्म पर। तालीम में है तालीम और तरबियत, यानी इल्म और तरबियत। हमारे यहाँ ये जो तरबियत वाला अंसर है ना, ये बहुत ही कम होता चला जा रहा है। अब दौड़ क्या है, हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, मैं अगर पढ़ाता हूँ तो मेरे को फोन आते हैं, क्या आते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हमारे बच्चे की ना जरा नंबर अच्छे आने चाहिए। मैं कहता हूँ सर आप नंबर की परेशानी ना लें, मतलब मार्क्स की परेशान हो, वो हो जाएंगे। मेरा फोकस है उसकी तरबियत पर कि वो सुधर जाए। वो कहते नहीं सर इसको छोड़ें, बस उसके नंबर आने चाहिए। अब नंबरों का ये आलम होता है कि 1100 नंबर लेके मैट्रिक में, जैसे कि अभी हुआ, वो जो उनका एंट्री टेस्ट होते हैं, उनके कंपटीशन के टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो उनमें कहाँ खड़े, गैट में कहाँ खड़े। गैट का टेस्ट बच्चों से पास नहीं होता। यहाँ पे जो एम कैट और डी कैट वगैरह, MD कैट वगैरह के टेस्ट हैं इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए वो भी पास नहीं हो रहे। 1100 नंबर लेके क्यों पास नहीं हो रहे? मसला है हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। दौड़ है कि इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी, इस इदारे के 500 बच्चों में से 50 बच्चों का अच्छा सा पैनाफ्लेक्स अगर बन जाए ना, इतने % मार्क्स वाला, हम कमा लेंगे। अब वहाँ पे तालीम कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है, यानी स्टैंडर्ड खराब हो चुका है। इसका स्टैंडर्ड देखिए, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में मैं एमफिल की क्लास ले रहा था, पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ पे मैंने जिनसे बहुत कुछ सीखा, डॉक्टर रिहाना पर्सन भी रह चुके हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के, वो आके कहने लगी कि बेटा कोई जॉब शॉप के लिए अप्लाई करे हो सारे, तो बच्चों ने कहा मैम कोशिश करें, आपको पता है बेरोजगारी है, ये सूरत है। कहने लगी बेरोजगारी नहीं है, हमारे जो नौजवान नसीब है हमें मिले, एक ऐसा उस्ताद मिल जाए जो आपको पढ़ाए नहीं, आपको पढ़ना सिखा दे। अब पढ़ना सिखाना क्या होता है? व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो मुझे अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिखना आता था, अभी तक स्पेलिंग गलत है, और आज मैं पढ़ा लेता हूँ, अच्छा खासा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी एक छोटी सी वजह है, मुझे ना पढ़ाया नहीं गया, बल्कि मुझे पढ़ना सिखाया गया। जब मुझे 9th क्लास से पढ़ना सिखाया गया ना, तो उसके बाद मैं मुसलसल फिर पास होते, फिर ग्रो करते करते हर साल मार्क्स ज्यादा होते काफी बेहतरी की तरफ आया। तो रीजन थी कि आप बच्चों को पढ़ाए नहीं। पढ़ाने का मतलब है जैसे आप गधे को चरा रहे होते हैं ना, जहाँ उसे जब तक उसको चलाते रहते चलता रहता, जब रोकते रुक जाता है। एक होता है पढ़ना सिखाना,
जब आपने किसी को पढ़ना सिखा दिया तो मरते दम तक वो शख्स पढ़ने से पीछे नहीं जा सकता। इसलिए अक्सर मैं इन्हें कहता था, ये पूछते थे ना यार क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। मैंने कहता था यार तुम मेरी कब्र पे आके नॉक करके कहोगे ना भाई क्या कर रहे हैं, मैं कहूँगा पढ़ रहा हूँ। यानी इस तरह पढ़ना सीखने का बताना चाह रहा हूँ कि इस हद तक हमें अगर सिखाया जाए ना कि पढ़ते कैसे हैं, ये तरबियत का हिस्सा है। अदनान पढ़ाई में कैसे हैं आप? पढ़ाई में बस इससे तो थोड़ा कम ही हूँ, लेकिन हमारे जो क्लास में जितने भी शाइनिंग स्टार बनने की कोशिश करते थे उनसे ज्यादा अच्छे मेरे नंबर। क्या बात है वैसे ये। अच्छा आपका पढ़ाई का तरीका क्या है और आप अपनी पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं? मैं तो बताना तो नहीं चाह रहा, लेकिन प्लीज मैं वही हूँ जो आपने अभी कहा है कि लास्ट नाइट पढ़ के पेपर दे दिया बस। तो लोग अच्छे मार्क्स ले लेते हैं और वो उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। ऐसा था कि ये और मेरे साथ दो तीन दोस्त और थे जो मेरे पास लास्ट डेज में हम इकट्ठे बैठते थे लास्ट वीक पूरा पेपर्स की तैयारी में। मेरा काम होता था नोट्स बनाते जाना, इनका काम होता था बस याद करते जाना और नोट्स बनाते जाना और बांटते जाना। सामने बिल्कुल दे देता था बारी बारी। एक मैं आपकी बात करना चाहूंगा, जिनको ज्यादा आता है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं लिखूं क्या, मैं क्या लिखूं। हाँ, और हमें आता है थोड़ा सा, हमने वही लिखना होता है और उसी को बढ़ाते जाना है। उसको बढ़ाते। ऐसा ही है ना। पेपर का इंसिडेंट हुआ हमारा छोटा कि मैंने नोट्स बनाए, अब क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में था कि पूरी क्लास को समझ ही नहीं आया कि टीचर ने पूछा क्या होगा। किसी ने लिखा, किसी ने कुछ। ये वाहिद बंदा था जिसने मेरे नोट्स से तैयारी करके वो सवाल का जवाब ठीक लिखा, जबकि मैंने भी गलत लिखा, जबकि मुझे भी पता नहीं था कि मैंने ठीक लिखा ये नहीं लिखा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे आपकी बॉन्डिंग देख के भी काफी अच्छा लग रहा है। अब बात हो रही है कंटेंट पे और बात हो रही है फॉलोअर्स पे। अब बात फॉलोअर्स की हो रही है तो कमेंट सेक्शन की तो बात होगी। कमेंट सेक्शन आपको डिस्टर्ब करता है कभी कभी? कभी कभी तो करता है। देखे ना, अब कभी कभी किसी के साथ डुएट कर ले बंदा, तो वो तो बस इसकी वजह से जा रहा है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। हालांकि देखो भाई मैं भी तो उसके साथ मेहनत कर रहा हूँ ना। अच्छा उसके बाद आवाज पे बना लो किसी की, तू उसकी आवाज पे अपनी आवाज पे बना नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। मैंने ऐसा देखा है कि जिनकी भी रिजेम्बलेंस किसी एक्टर के साथ होती है, किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, तो लोग उनको उससे एसोसिएट कर देते हैं कि ये तो इसलिए फेमस है क्योंकि उसकी इससे शक्ल मिलती है। हाँ, नीचे कमेंट यही आते रहते हैं, फाद मुस्तफा, फाद, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। हाँ, कभी कभी नहीं होती, लेकिन कभी कभी की बात हो रही है कि लोग। हाँ, एक ये है कि लोग कहते हैं फॉलोइंग, फैन और फॉलोइंग में फर्क है। जो फैन होगा ना वो आपको हर जगह फॉलो करेगा, जो फॉलो करता है वो सिर्फ टिकटॉक तक ही रहता है, बस इसकी मैंने वीडियो देखनी है बस। बाकी लोग कहते हैं यार मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, उसको कह दो एक दफा रिप्लाई कर दे, एक दफा प्लीज एक दफा तो कर दे, उसके बाद रिप्लाई करो जी, उसके बाद खत्म बस खत्म। हाँ। बस वो खुश हो जाते हैं कि देखिए जी अदनान मुश्ताक ने हमें रिप्लाई किया है। बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसे हुआ? मेरे साथ शायरी के हवाले से कभी कभार ऐसा हो जाता है। शायरी अच्छा, आपने बोला था, मुझे शायरी से याद आया सराय की शायरी। सेगमेंट का भी बस इख्तिताम ही चल रहा है, तो आप अगर सराय की शेर कह दें। जी, सराय की का एक दोहरा कह लें, 4 लाइनें। दोहरा कहते हैं। दोहरा आप उसको उर्दू में कता कह लें, मुनासिब है आपको। वह है कि कल रात को तेरी याद दे विच मेरी अखियां मूंझियां थईयां। ओहो हो। कल रात को तेरी याद दे विच मेरी अखियां मूंझियां थईयां, दर खोल के आन खड़ा दर ते तेरा रस्ता डेदियां रहियां। ओहो हो। तेकू वेखण कान चन माई सारी रात तरसदियां रहियां, बरसाती बदला कान दिलावर बेसाख्ता वसदियां रहियां। ओहो हो, क्या बात है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये मुझे देख के लिखा था, मतलब मेरे साथ ये हो चुका है। तो अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं कहा कि मैं तुम्हारी मतलब कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है उस पर कुछ लिखना चाहता हूँ, फिर इसने ये लिख के भेजा। आपकी सिचुएशन पे लिखा गया है। ठीक हो गया, एक और रात मैं क्या लिख चुका हूँ। ठीक हो गया, जरूर सुनेंगे, जल्द दोबारा भी मुलाकात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने खासी मसरूफ रूटीन से टाइम दिया और आपने भी खासी मसरूफ रूटीन से टाइम दिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हम चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। ब्रेक से हम वापस आ चुके, दूसरे सेगमेंट का हो चुका है आगाज और अभी भी हमारी सुबह जो है उतनी ही एक्टिव है, उतनी ही फ्रेश है और मैं खुद भी काफी फ्रेश महसूस कर रही हूँ। और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं शेर व शायरी के हवाले से, लिखने के हवाले से, लिखने लिखाने के हवाले से और एंकरिंग के हवाले से, और सिर्फ उर्दू शायरी नहीं बल्कि हरियाणवी शायरी भी। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर अली राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया।
खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? बस मौसमी असरात आपको मेरी आवाज से भी लगेंगे जी लेकिन आवाज में क्या रखा है बात समझ आनी चाहिए। बात समझ आनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ आपका लोगों को। लिखारी, उर्दू और हरियाणवी शायरी पर खासा कमांड, सोशल वर्कर कहें तो भी गलत नहीं होगा और इसके साथ साथ एंकर पर्सन भी हैं, अपना सोशल मीडिया चैनल रन कर रहे हैं जिस पर मुख्तलिफ गेस्ट के साथ ये शो करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। और यंग राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं जिसे हम वाइवा कहते हैं, पाक कतर यूथ सोसाइटी के सदर हैं और पाकिस्तान प्रोफेशनल कम्युनिटी कतर के रूहे रवां हैं। आपको यहाँ पर पाकर, यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, मैं ममनून हूँ रोहित टीवी का आपका कि आपने मुझे मदऊ किया और अपने अच्छे देखने वालों से बात करने का मौका दिया। बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है, बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है कि बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पर आकर कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है और मजीद क्या इरादा है आपका। दूसरे गेस्ट हमारे साथ बहुत ही हमारे स्पेशल से गेस्ट, हमारा अपना हिस्सा, हमारे रोही का हिस्सा, एडिटर रोही डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको यहाँ पर आने में? नहीं, सब ठीक है जी। सब ठीक है जी और ये साथ हैं तो फिर सब कुछ मजीद बेहतर हो जाएगा। शेर व शायरी के हवाले से हम बात कर रहे थे और आप अभी मुझे बता रहे थे कि आप अभी रिसेंटली पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और अब जाने भी वाले हैं आप। जी ऐसे ही है कि एक काफी अरसा था कोरोना की वजह से अपने मुल्क में नहीं आ सके, तो अरसा 2 साल के बाद मेरा आना हुआ और आना भी बड़े ठंडे मौसम में हुआ। तो कतर में क्योंकि इतना ठंडा मौसम नहीं होता है और माशाल्लाह मुल्तान में तो काफी सर्दी है, तो एक तो वो भी इंजॉय कर रहे हैं, दूसरा दोस्तों की मोहब्बत भी इंजॉय हो रही है। शायरी तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन कितना पहले से? आप यूं समझ लें कि शायरी का आगाज जो है मैंने जब किया था, मैं 10वीं क्लास में होऊंगा, 10th क्लास। तो ये आप ये मत समझे कि शायद इश्क भी उस वक्त हुआ होगा। नहीं तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इश्क को मंसूब करने शेर व शायरी से। ऐसे ही है। शायरी एक्चुअली इंसान के अंदर होती है, बिल्कुल। तो उसमें यह है कि कोई उस्ताद अगर मिले और आपके फन को पहचान ले, क्योंकि मैं लिखने लिखाने के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, मतलब तकारीर में और मुख्तलिफ प्रोग्राम में हिस्सा लेता रहता था शुरू से ही। तो कुछ असातिज़ा, कुछ दोस्त ऐसे मैसर आए कि जिन्होंने देखा कि आप शायरी भी कर सकते हैं और ख़ास तौर पे बहुत से लोग ऐसे होते थे कि जब एक मुकर्रर तकरीर कर रहा होता है और जब वो शेर पढ़ता है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये शायर भी होगा, तो अक्सर वो तस्हीह कराने आ जाते थे। तो जब मैं उनकी शायरी पढ़ता था तो मुझे लगता था कि इनके वजन में जो है ना वो थोड़ा सा फर्क है। तो वो वजन फिर मुझे सीखना पड़ा। तो मुझे असातिज़ा, दोस्त ऐसे मैसर आए कि जिन्होंने मुझे रमूज समझाए कि आप शायरी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन उसका वजन में होना, उसका रमूज में होना, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आज मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बचपन से ही शायर था या मैं पैदा ही शायर हुआ था, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज जो है वो सीखने से आती है और प्रैक्टिस के साथ साथ आती है। तो अभी मेरी किताब आई है, उस पर बड़ा टाइम लगा है किताब आने पे, लेकिन जुगनू है मेरी मुट्ठी में, जुगनू है मेरी मुट्ठी में, ये मेरी उर्दू शायरी की पहली किताब जो है वो इस महीने ही शाये हुई है। मुबारक हो आपको। जरूर मैं भी पढ़ना चाहूंगी क्योंकि सर ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है जब बात हुई है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब से दूरी तो बिल्कुल भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सर वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, आज भी थोड़ा सा सबक दे दें इस हवाले से, किताब से दूरी इख्तियार हो चुकी है। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं तो जरूरी है आप पढ़ें। बिल्कुल, आप पढ़ेंगे तो आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा, आपकी गुफ्तगू भी बेहतर होगी, आपकी तहरीर भी बेहतर होगी। अच्छा, अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम किताब से दूर हो गए, लेकिन हम तहरीर से दूर नहीं हुए। तहरीर से दूर नहीं, वो हो भी नहीं सकते, इसलिए कि किताब इस वक्त जो है वो नई शक्ल अख्तियार कर रही है। आज हम देखते हैं कि लोग जो है वो किताब को किताब की शक्ल में पढ़ने से कतराते हैं, लेकिन वही सोशल मीडिया है, वहां पर भी आप तहरीर
देखते हैं, जी, पढ़ते हैं, जी। ठीक है। अच्छा, ये सारी किताबें ई बुक्स की सूरत में भी दस्तयाब हैं, वहाँ से भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, अब बड़ा आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है पढ़ना कि आपको किताब के शेल्फ तक जाने की जरूरत नहीं है, वहां से किताब ढूंढने। एक शेर है जिसको आप उसकी पूरी गजल को, उसकी पूरी नज़म को देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, हाँ। तो आप गूगल पर लिखते हैं वो सिर्फ शेर, वो एक शेर लिखते हैं या एक लफ्ज भी लिख देते हैं तो पूरी तो गजल सारा आपके कुछ आ सामने जाता आ है। ये जाती कितना है। आसान हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके रेफरेंस ढूंढना चाहें वो भी आसान हो जाते हैं, फिर ये किस शायर का शेर है, ये तहरीर किसकी है, वो भी मिलना आसान हो जाता है। अच्छा, वो कीमती किताबें जिन तक हमारी इस्तात नहीं थी, हमने खरीद नहीं पाते हाँ थे, जी। आज भी किताब महंगी है, खरीदना बिल्कुल, मुश्किल ऐसा ही है। लेकिन वो ई शेप में आपके सामने मौजूद है, और हम फट से उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड और भी कर बैठ के लेते पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ भी लेते हैं। फिर हम देखें ना, आपके हाथ में मोबाइल है, आपकी जेब में मोबाइल है, आपके पास जब भी फुर्सत है, आप बस में बैठे हुए हैं तो आप उस वक्त भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं इंतजार गाह में बैठे हुए हैं तो वहां भी पढ़ सकते हैं। तो तहरीर के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको मजीद हमें जोड़ना है, अपने बच्चों को भी खास तौर पे, क्योंकि हमें उन्हें बताना है कि अगर हम कोशिश ही करते हैं कि उनको सिलेबस की किताबों की तरफ लाएं। हालांकि ये जो कुछ बाकी भी वो पढ़ रहे होते, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो कहता है मेरा पढ़ने में जी नहीं लगता, वालिदैन भी ये बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में उसका जी नहीं लगता, पढ़ाई में कमजोर अच्छा, वो उसका जी पढ़ाई में लगता है लेकिन उस सिलेबस की किताब पढ़ने में जी नहीं लग रहा होता। ऐसा ही है। असल में मामला ये होता है। तो उसकी दिलचस्पी की जो भी चीज हो, चाहे वो कोई कहानी की किताब हो, कोई डाइजेस्ट हो, कोई रिसाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई तस्वीरी शक्ल में कुछ हो, तो आप उसे वो पढ़ने दें, वो देखने दें, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रगबत की चीज को देखेगा, पढ़ेगा, तो फिर वो सिलेबस की किताबों की तरफ भी आ जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप बच्चों को, मैं खुद भी, मुझे बाज़-औक़ात ऐसा महसूस होता है कि भाई मेरा पढ़ने लिखने का दिल नहीं कर रहा, और काफी दिन गुजर जाते हैं कि आप उस तरफ दिल माइल नहीं हो रहा होता, तो फिर मैं ढूंढता हूँ वो किताब या वो तहरीर जिसे मुझे हर वक्त पढ़ते हुए अच्छा लगता है। मतलब उसके लिए बहुत सारी तहरीरें ऐसी हैं जो जिंदगी में आप पर असरात छोड़ जाती हैं, तो आप फिर उसे उठाते हैं, आप उसे पढ़ते हैं, चाहे वो 10वीं दफा भी पढ़ रहे हो तो उसमें एक नयापन महसूस होता है, तो आप उसे पढ़ेंगे तो दोबारा वापस आ जाएंगे। आप किसी डाइजेस्ट को, किसी अच्छी तहरीर को, किसी अच्छी कहानी को, किसी अच्छे नावल को आप पढ़ेंगे तो फिर वापस जो है वो किताब की तरफ आ जाएंगे। तो ये रुझान हम पैदा कर सकते हैं बच्चों के अंदर। और शायरी में थोड़ी सी जो रगबत है वो निस्बतन कम होती है बच्चों की, तो उनके लिए मेरी जाती राय ये है कि बच्चों को इस तरफ लाने के लिए दुनिया भर में कॉमिक बुक्स लिखी जाती हैं। कॉमिक बुक्स, अच्छा, शायरी भी, बच्चों की शायरी अलग की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इन दोनों चीजों का निस्बतन फुकदान है। तो मेरे जो अदीब दोस्त हैं, शोरा हैं, लिखने वाले हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त भी होगी कि वो कोशिश करें कि बच्चों के लिए कॉमिक्स लिखें, ठीक है, क्योंकि बच्चों को हम तहरीर की तरफ या किताब की तरफ ऐसे ही ला सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। और शायरी भी जो है वो जाहिर है मुश्किल शायरी या बहुत ज्यादा अल्फाज में उलझी हुई शायरी उनकी समझ में नहीं आएगी, तो वो बच्चों के लिए शायरी भी होनी चाहिए और बच्चों के लिए मज़ाहिया तहरीरें भी लिखनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चों को हम किताब से जोड़ें। हाँ, इस ट्रेंड को रिवाइव करने की जरूरत है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको रोही के स्टूडियो में आके, रोही पर आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खास तौर पे डॉक्टर साहब ने जो बात की है बच्चों के हवाले से, तो मेरा शुरू से ही बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत रहा है, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए ही कहानियां लिखी, बहुत खूब, और फिर उसके बाद जो कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो भी मैंने बच्चों के साथ ही किए, क्योंकि बच्चों का जहन जो है वो साफ स्लेट की मानिंद होता है कि उसके ऊपर आप जो चाहे लिखें वो नक्श हो जाता है। ऐसा ही है। कतर में एक हमारी तंजीम है सोहनी धरती, सोहनी धरती जो है उसका मैं 5 साल तक चेयरमैन रहा। वेरी गुड। और जो हमारा मेन फोकस था वो बच्चे ही थे। ओके। और आप ये देखें कि जो बच्चे ओवरसीज रहते हैं, क्योंकि वो जाहिर है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दूर होते हैं, अपने वतन से दूर होते हैं, फिर एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जब परवान चढ़ते हैं तो अपना कल्चर भूल जाते हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि ठीक है पेरेंट्स तो ओवर टाइम में बिजी हैं, जॉब्स में बिजी हैं, तो इन बच्चों को जो है वो वक्त देना चाहिए। हमने 30 बच्चों से प्रोग्राम शुरू किया, 30 किड्स से,
ओके। और मैं अपने 5 साल के टेन्योर में 328 तक बच्चे लेकर गया। बहुत खूब। जो लोग पाकिस्तान के प्रोग्राम्स में नहीं आते थे वो बच्चों की वजह से आना शुरू हुए। बहुत अच्छे। कि बच्चे उन्हें कहते थे, वो कहते थे नहीं जाना, हमने नहीं जाना प्रोग्राम में। बच्चे कहते थे नहीं, हम आपको लेके जाएंगे, हमने जरूर उसमें शामिल होना। ये आपकी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। उसमें यह है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते थे हम, कल्चरल प्रोग्राम। हर 14 अगस्त 23 मार्च पे हमारा प्रोग्राम होता था। हर ईद मिलादुन नबी के मौका पे हम प्रोग्राम करते थे। बच्चों की उसमें पार्टिसिपेशन रहती थी। बच्चों की पार्टिसिपेशन अभी भी अगर लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे, सोनी धरती के नाम से या मीट विद राना के नाम से, उन्हें सारी एक्टिविटीज मिलेंगी। और बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड थे कि इशारों से चलते थे। मतलब हमने पहली दफा बच्चों ने सलाम किया आर्मर्ड फोर्सेस को। वेरी गुड। आर्मर्ड फोर्सेस के लोग आए, हमने उन्हें दरखास्त की कि आप यूनिफॉर्म में आए ताकि बच्चे अपनी आर्मर्ड फोर्सेस को देख के खुश हों। बिल्कुल। तो उन्होंने, जैसे वो परेड होती है ना, वो पूरी परेड उन बच्चों ने स्टेज के ऊपर की और आर्मर्ड फोर्सेस को सलामी दी उन्होंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका इतना टाइम गुजरा है बाहर कतर में, आप अभी मुझे बता रहे थे, तो अभी करंटली क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? अभी कतर तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है उसका नाम है। अभी हालिया जो है अरब कप खत्म हुआ है। जी। और नेक्स्ट जो है वो फीफा 2022 वर्ल्ड कप जो है वो होने जा रहा है कतर में। और कतर में माशाअल्लाह हमारे जो अमीर कतर हैं शेख तमीम हमद अल तानी, वो एक रेवोल्यूशन आप यूं समझ लें कि बहुत ही कम अरसे में 22 के करीब स्टेडियम तैयार हुए हैं। ग्रेट। और हर स्टेडियम जो है वो एक आर्ट का नमूना है। कुछ एक स्टेडियम ऐसा बनाया है जो मेरे घर के बहुत करीब है कि आप दूर से देखें तो खैमा लगता है लेकिन उसका नाम उन्होंने अलबैत स्टेडियम दिया है। अलबैत बिल्कुल ट्रेडिशनल जैसे है। अब जैसे कैप होती है जो हम पहनते हैं, नॉर्मल अरबिक लोग पहनते हैं, हाँ जी, उसके शेप का स्टेडियम बनाया है। क्या बात है। एक सीप के टाइप का स्टेडियम बनाया है। एक स्टेडियम बनाया है जो कि सारा जो कंटेनर्स होते हैं उससे बना है। अब क्योंकि कतर में तमाम चीजें जो है वो आती हैं कंटेनर्स के जरिए से, तो उस लेगेसी को शो करने के लिए पूरा स्टेडियम उन्होंने कंटेनर से बनाया है। बहुत खूब। और फिर अमीर की आप विजन देखें, हाँ जी, कि जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो ये स्टेडियम डिसमेंटल होगा और ये तमाम कंटेनर्स पुअर कंट्रीज में भेजे जाएंगे जहां लोग रहने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके। मतलब कितना अच्छा विजन है, कितनी अच्छी अप्रोच है। जी। बहुत खूब। बात करेंगे, बात को हम जारी रखेंगे, लेकिन सर की जाने बढ़ते हैं, बुखारी साहब की जाने, डॉक्टर साहब की जाने। आपका मैं एक्सपीरियंस जानना चाह रही हूँ आज मीडिया में। अच्छा, जो मीडिया पर्सन है उसके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी आम आदमी से मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, मीडिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पहलू है मीडिया पर्सन के लिए या इस शोबे में काम करने वालों के लिए कि उनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आप चीजों को ऑब्जर्व भी करें और फिर उनको एक्सप्लेन भी कर सकें, प्रेजेंट भी कर सकें। ये दो चीजें जरूरी होती हैं। आजकल हमारे यहाँ बड़ा रुझान आया कि हमने अपने इदारों में निचली सतह पर जाके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट रखे, नुमाइंदे रखे, ताकि वो गली मोहल्लों में भी जो कुछ हो रहा है उसको भी रिपोर्ट कर सकें, लोगों को सामने लाए। बिल्कुल। अब फिर एक नया मंजर आ गया। वो मंजर ये है कि अब हर आदमी खुद को मीडिया पर्सन फील कर रहा है। तो कैसे कि सोशल मीडिया की ताकत उसके हाथ में है। ऐसा ही। वो जो भी मामला उसके सामने होता है, जो भी मंजर, उसको वो खुद ही अपने फोन में कैप्चर करता है और फिर उसको रिपोर्ट भी कर देता है अपने चैनल्स के थ्रू। इवन अपने सोशल मीडिया पर अगर वो खाली अपना क्लिप भी डाल देता है तो हम देखते हैं कि वो क्लिप भी बड़ी शोहरत अख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, फिर लोग अपने तजर्बात से खुद भी सीख रहे हैं कि एक उन्होंने क्लिप डाला तो उसमें कोई खामी और कोताही रह गई तो उसने अगले में रिफाइन कर लिया, फिर रिफाइन कर लिया। तो अब ऐसे लगता है कि पूरी कौम जो है वो मीडिया पर्सन है। मीडिया पर्सन है और वो बड़ी अच्छी अंदाज से रिपोर्टिंग भी हो रही है।
लेकिन एक जो प्रॉपर मीडिया में काम करने वाले, आपने मुझसे पूछा ना कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, आप एक प्रॉपर अंदाज से काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और एक आम आदमी जो काम कर रहा है अपनी विल के साथ और अपने हॉबी के तौर पर, उसमें बुनियादी फर्क ये है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता होता है तो उस पर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है, उस क्रेडिबिलिटी का इशू जो है वो उसके साथ नथी हो जाता है, जो वहां नहीं होता। ठीक है, वहां अगर आप कुछ गलत भी रिपोर्ट कर देंगे तो आपसे बाज़पुर्स नहीं होगी। अच्छा, यही होगा कि मैक्सिमम ये होगा कि आपकी व्यूज कम होंगे, आपकी लाइक्स कम मिलेंगी, या शायद ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो वो पैरामीटर वहां ये है। लेकिन यहाँ आप देखें कि जब भी कोई सोशल मीडिया पर खबर आती है तो फिर लोगों की ख्वाहिश होती है कि भी टीवी चैनल पर देखें कि वो उस पर क्या आ रहा है, या अखबार में पढ़ें, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी का जो है वो तयन होता है कि ये खबर गलत है, ये जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है इवेंट, ये ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर जो है एक सबसे अहम जो मामला है वो एक तो ये हो गया कि आपके अंदर जो है ऑब्जर्वेशन का जो पहलू है वो स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आप प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे अंदाज से, वो स्ट्रांग होना चाहिए, और तीसरा अहम पहलू जो है वो क्रेडिबिलिटी है, कि आप जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं उसके एक एक लफ्ज के आप जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, हम कोशिश भी करते हैं कि हम जो कुछ रिपोर्ट करते हैं तो उसमें अपना सोर्स भी इस अंदाज से बता दें कि ये खबर जो है अगर कोई कह रहा है तो इसके पीछे फला इदारा जिम्मेदार है इसका, उसकी तरफ से ये रिलीज है, उसकी तरफ से ये कहना है। फिर हम कोशिश करते हैं कि उससे जुड़े हुए बाकी मामलात, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी इवेंट के हवाले से ये बता रहे हैं कि वहां पर ये सब कुछ हुआ, या हम कहीं रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ ये खराबी है, तो हम फिर मुतल्लिका हुकाम से भी पूछते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये खराबी है, ये कोताही है, तो क्यों है, तो इसको कैसे दूर किया जाएगा। ये तो है वो पहलू जो जरा थोड़े से खुश्क और मुश्किल है मीडिया से जुड़े हुए। मीडिया से जुड़े हुए आसान पहलू और अच्छे इंटरेस्टिंग पहलू भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सबसे अहम बात यह है, हम उन एस्पेक्ट्स की जानिब आते हैं कि वो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प से पहलू कौन से हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और एडिटर रोही डॉक्टर अमजद बुखारी साहब से सोशल मीडिया के पॉजिटिव इस्तेमाल के हवाले से बात हो रही है कि किस तरीके से हम अपने साथ पूरी दुनिया लेकर घूम रहे हैं एक फोन के जरिए। और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर अली राना साहब, जिनसे इनके सोशल मीडिया के ही हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। मीट विद राना आपका सोशल मीडिया चैनल, फेसबुक चैनल, जहां पर आप बाकायदा तौर पर एक एंकर पर्सन के तौर पर आप काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ गेस्ट से आप इंटरैक्ट करते हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? जैसे डॉक्टर अमजद साहब फरमा रहे थे, अमजद बुखारी साहब के, सोशल मीडिया आजकल जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, और खास तौर पे इस कोविड की सिचुएशन में जो इसने इम्पोर्टेंस इख्तियार की है वो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, उसमें आप ये देखें कि जाहिर है तमाम सोशल एक्टिविटीज खत्म हो गई थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स नहीं हो रहे थे, सारी आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चाहने वालों से ऑनलाइन जो है इंटरैक्ट किया जाए। बहुत अच्छा सोचा तो उसमें फिर मैंने ये मीट विद राना के नाम से जो है वो चैनल शुरू किया। अच्छा, मीट विद राना, ये नाम आपको किसने सजेस्ट किया? मैं तो सुन के बड़ी हैरान हो गई, बहुत खूबसूरत। एक्चुअली क्योंकि मैं अनवर अली राना के नाम से ज्यादा जाना भी चाहता हूँ, तो उसमें मुझे यही हुआ कि लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरे जहन में आया कि मीट विद राना जो है वो ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा। तो उसमें फिर ये है कि एक चैनल की जरा वाइड रेंज भी हो गई, उसमें मैंने बच्चों के लिए प्रोग्राम्स भी किए, शायरों के साथ प्रोग्राम्स किए, ऑनलाइन मुशायरे किए हमने, बहुत खूब, और जो मुख्तलिफ ताज़ियती अजलास हैं जो कि नहीं हो सकते थे, वो हमने ताज़ियती अजलास भी ऑनलाइन मुनक्किद किए, ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए। तो जो कतर में एक्टिविटीज होती थी ओवरसीज की, उसको हम डिजिटल मीडिया पे ले गए कि हमने ऑनलाइन ये चैनल बनाया, और इसके जरिए से हम लोगों को घरों में ही कनेक्ट करते थे, और फिर इस चैनल से हम लाइव जाते थे फेसबुक पे और यूट्यूब, यानी लाइव स्ट्रीमिंग भी चलती है। लाइव स्ट्रीमिंग, बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग। बहुत खूब। तो कितनी एंगेज रहती है ऑडियंस आपके साथ उस चैनल के थ्रू? मेरे साथ मतलब 2K 3K लोग जो है वो रहते हैं, और खास तौर पे जो पावर की बात कर रहे थे वीडियो की, मैंने एक वीडियो बनाई लाल कबूतर के ऊपर।
लाल कबूतर, लाल कबूतर गावे कुछ, क्योंकि मैं हरियाणवी शायरी करता हूँ, तो वो वीडियो नहीं देखी गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोगों ने पसंद नहीं किया। इस पे एंगेजमेंट ज्यादा नहीं है। एक दिन मैं और मेरी वाइफ हम सूक वाकिफ गए, तो वहां हमने देखा कि बहुत से कबूतर हैं, उड़ रहे हैं और लोग उनके इर्द गिर्द जमा है। तो मेरी वाइफ ने मुझे आइडिया दिया कि आप क्यों नहीं यहाँ पे वीडियो बनाते। जब मैंने वही लाल कबूतर, वहां पे 2-3 थे, तो जब मैंने वहां खड़े होके ये शायरी की और वीडियो बनाई, इट वेंट टू 3K within 48 hours। यानी इट वेंट वायरल विद इन नो टाइम। सिर्फ आप देखिए उस बैकग्राउंड की वजह से, शायरी सेम है, शायर भी सेम है, लेकिन वो बैकग्राउंड और वो अट्रैक्ट किया ऑडियंस ने, और उसको बहुत ज्यादा शेयर भी किया गया। तो अब तक तो आपको खासा इस बारे में इल्म हो गया होगा कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। इस बात को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और खास तौर पे बच्चों के हवाले से हमने माह रमजान में हर रोज एक एपिसोड किया। हर रोज डेली। और वो एपिसोड जो है वो टोटली बच्चे करते थे। रोजाना हदीस सुनाते थे, माशाल्लाह, रोजाना दुआ सुनाते थे, एक रेसिपी होती थी। तो इस हर रोज एक नई रेसिपी होती थी। अच्छा, बच्चों को एंगेज रखना, बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पे आज के दौर में बहुत जरूरी है, जब ये मोबाइल आ गया है और गेम्स आ गई हैं, तो बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स देना बहुत जरूरी है कि उनको इन गेम्स से दूर रखा जाए और पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ। इंडोर गेम्स का इतना ट्रेंड चल पड़ा है कि भूल गए हैं कि मैदान भी हैं, आप वहां पर भी जा सकते हैं, आप जाएं वहां पर खेलें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। देखिए, पहले पेरेंट्स बात करते थे बच्चों के साथ, अब क्या होता है कि मदर भी मोबाइल लेके बैठी है, फादर भी मोबाइल लेके बैठा है, तो बच्चे भी यही समझते हैं कि शायद यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है। इस प्रोग्राम की मुझे बहुत अच्छी फीडबैक जो मिली, वो ये मिली कि आपने हमारे बच्चों को मोबाइल से दूर कर दिया। अब क्योंकि डेली एपिसोड होती थी, तो वो डेली तैयारी करते थे, और डेली तैयारी करके उनकी वीडियोस मेरे पास आती थी। बहुत अच्छे। तो इस तरह से एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो डेवलप हुई। तो सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया, खास तौर पे इस कोरोना की तन्हाई में हमें लोगों से मिलने का मौका दिया। हम मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो गए, क्वारंटीन में चले गए, हमारे पास करने को कुछ नहीं था और डिप्रेशन तारी हो रहा था, तब हमें सोशल मीडिया ने वाकई बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया है। सोशल मीडिया के प्रोडक्टिव और पॉजिटिव यूज के हवाले से बात हो रही है, और डॉक्टर अमजद बुखारी साहब को दोबारा से डिस्कशन में शामिल करेंगे। सर, आप कह रहे थे कुछ दिलचस्प पहलू हैं। जी हाँ, एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया पर भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक मीडिया है, हाँ जी, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, वहाँ पर भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें बुनियादी फर्क ये है कि वहाँ पर आपको लिबर्टी है, बहुत ज्यादा आजादी है, आप पॉलिसी भी खुद बना रहे हैं, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी खुद कर रहे हैं, नहीं है, सेंसरशिप भी नहीं है। अच्छा, इस लिबर्टी की वजह से वहाँ बड़े इंटरेस्टिंग काम भी हो जाते हैं। यहाँ हम बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, हमने जैसे क्रेडिबिलिटी को देखना है, हम बाउंड हैं, बहुत सारी बैरियर्स हैं, उनको भी आपने देखना है। वहां पर ऐसे बैरियर्स नहीं है। अच्छा, अगर आपने कुछ आपके मयार के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको रीशेप कर सकते हैं। यहाँ हम जो कुछ अगर दे देते हैं तो गलती का अजाला नहीं हो पाता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वो क्रिएटिविटी है। आप कह रहे थे ना दिलचस्प, हमारे बहुत सारे लोग जो है वो किसी चैनल को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये तो अच्छा नहीं है, मैं अगर करूं तो इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। अच्छा, पहले उनके पास ये अच्छा करने की अवेलेबिलिटी नहीं थी। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अब है। अब वो तजर्बात करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स बहुत अच्छा कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल ने फोर्स किया है मेन स्ट्रीम चैनल्स को कि वो भी डिजिटल और सोशल मीडिया की तरफ आए। उन्होंने भी अपने चैनल्स बनाना शुरू कर दिए हैं, वो इधर आ रहे हैं इस लिबर्टी को देखते हुए। अच्छा, दोनों तरफ का मिजाज मुख्तलिफ है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मेन स्ट्रीम चैनल्स पे डिस्कस नहीं कर सकते, इनको दिखा नहीं पाते, वहां ये सारा कुछ जो है वो चल जाता है। हाँ जी। अच्छा, फिर वो क्रिएटिविटी का जो है पहलू, उसमें आपके जहन में जो कुछ भी है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं वहां। आप अप्लाई करते हैं और कुछ नयापन आ जाता है। आपका जो भी पैगाम है आप उसे राइटिंग के फॉर्म में भी आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें ये सारे पहलू हैं। और देखें ना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि
लाइव आप जो कुछ है उसे लाइव प्रेजेंट कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। कितनी बड़ी बात है कि Yes. यहाँ पर हमारे यहाँ मीडिया में कोई चीज लाइव आना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात अब होती है। वहाँ पर जो है आप अपना इवेंट खुद जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जहाँ पर हमने देखना होता है जैसे लाइव शो में कोई नॉइज ना आ रही हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीजें जो मैटर नहीं करती। हम किसी इवेंट में हम अपना फोन खोल के खड़े हैं, या वो सेल्फी वीडियो है, या वो पूरा एनवायरनमेंट दिखा रही है, तो इट हैज बिकम रियली इजी। लाइव हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक शोहरत का पहलू जुड़ा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, और ये ख्वाहिश जो है वो मेन स्ट्रीम की तरफ जो है हर आदमी नहीं आ सकता, लेकिन ये ख्वाहिश हर आदमी रखता है। जैसे आप एंकर हैं तो इस मुल्क में तकरीबन सारी आबादी की ख्वाहिश है कि वो एंकर बने। ठीक है, लेकिन एक्सेस नहीं। ठीक है, अब वो जो एक्सेस है वो हर आदमी के घर में पहुंच गई है। ऐसा ही कि है। वो अच्छा बुरा जैसे भी चाहे वो एंकर बन सकता है। एंकर बन भी गए हैं, वो बैठ भी गए हैं, अपने अपने प्रोग्राम तो भी कई कर हद रहे हैं। तक ये बात सच है कि आजकल सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज का दौर है। बिल्कुल सही। ऐसा ही ओपन है। कॉम्बिनेशन हो गया ना जी। आपके मुकाबले पर जो है वो किसी को ये कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने की जरूरत नहीं हाँ जी। है, बल्कि वो घर से बैठकर ही खुद एंकर भी बन जाता है, चैनल भी लॉन्च कर लेता है और सारा कुछ जो है वो आगे आपके पास एक अच्छा फोन होने की जरूरत है, एक प्रॉपर सेटअप आप बना ले एंड यू आर गुड टू गो। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने तो प्रॉपर स्टूडियोज भी बना लिए हैं और अच्छे कैमरास जो है वो ले लिए, इक्विपमेंट भी ले लिए हैं और बड़ा अच्छा मतलब खासी इन्वेस्टमेंट की जाती है। सर, स्टूडियो की बात शुरू हो गई है, प्लीज अपने स्टूडियो सेटअप के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा स्टूडियो सेटअप बहुत छोटा है। ग्रीन वॉल आपको पता है कि उस पे आप बहुत चीजें कर सकते हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में जो आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो मैंने घर में ही अपना एक स्टूडियो बनाया क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम शुरू हो गया था और कतर में जो है वो पाबंदियां पाकिस्तान से जरा मुख्तलिफ थी कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, नमाज घर में ही पढ़नी है, मॉल्स में नहीं जा सकते। तो वो सारी पाबंदियां थी कि हम घर के अंदर ही महदूद हो गए थे। हाँ जी। तो मैंने अपने एक रूम में जो है एक स्टूडियो का सेटअप किया और फिर ग्रीन वॉल के ऑप्शन को यूज करते हुए मुख्तलिफ उसको मैं चेंजेस जो है वो देता हूँ। प्रॉपर टीम है आपकी? टीम तो मेरी बहुत मुख्तसर है, फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को एंगेज रखने के लिए कि उन्हें भी कुछ एक्टिविटी मिले तो वो मेरे लिए चीजें तैयार करते हैं, बैकग्राउंड तैयार करते हैं। वो अगर फ्लायर बनाना हो तो वो बनाते हैं। तो मेरी बेटी जो है माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव है, तो मैं उसको ये असाइनमेंट दे देता था कि जब आप फारिग हो तो आप मेरे लिए ये बनाएं। तो वो उनकी क्रिएटिविटी भी चलती रहती थी और साथ में मुझे भी आसानी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप थोड़ा सा भी टाइम आप फ्री रहते हैं और करने को कुछ नहीं होता तो आपकी बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिनको जंग लग जाता है। तो यानी ये बात सच है। बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो ऐसे है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो ठीक है, वरना खड़े पानी में भी स्मेल हो जाती है। और जो आपकी सलाहियतें हैं, मैं ये समझता हूँ ये कर्ज होता है। अब हमने जो सीखा है, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब बैठे हैं, इन्हीं लोगों से है। तो अगर हम वो कर्ज जो है वो अदा नहीं करेंगे, ये चीज अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक नाइंसाफी होगी और वो हमें अदा करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें मजीद भी हैं जो हमने जाननी है आपकी फैमिली के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से, उनके क्या प्लान्स और आपने उनके लिए क्या सोचा है, और इस सब के दौरान आपके इस पूरे काम के दौरान फैमिली टाइम आप कितना देते हैं, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। रहे हैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, एडिटर रोही, और जब भी ये आते हैं बहुत कुछ मजीद सीखने को मिल जाता है और सीखने सिखाने का जो अमल है ये जारी रहता है और इसकी कोई उम्र नहीं है कि आप कहें कि जी 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैंने जो सीखना था वो सीख लिया है। नहीं, आप जब तक हैं ये सिलसिला चल रहा है। और हमारे साथ मौजूद है अनवर अली राना साहब, सिर्फ उर्दू शायरी पर कमांड नहीं बल्कि हरियाणवी शायरी पर भी, हरियाणवी जबान पर भी। तो अब हम जरा आपकी शेरो शायरी की तरफ भी आ जाते हैं, बिकॉज फैमिली का जिक्र हो रहा था, आपकी पर्सनल लाइफ का जिक्र हो रहा था, तो इस बारे में बात करना तो जरूरी है। जी महजबीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खास तौर पे जो हरियाणवी जुबान है वो पाकिस्तान में करोड़ों लोग बोलते हैं। बिल्कुल। और इसको हरियाणवी इसीलिए कहते हैं कि जो लोग हरियाणा से माइग्रेट होकर आए थे, नॉर्मली उनके यहाँ ये जुबान बोली जाती है। तो क्योंकि मेरी मादरी जुबान भी है। ओके। और आप ये
सोच सकती हैं कि मादरी जुबान जो है वो इंसान कभी नहीं भूलता, क्योंकि उस जुबान में उसने माँ की लोरी सुनी होती है। ऐसा ही है। तो और इसको जिंदा रखने के लिए यहाँ पे एक तंजीम भी है नोहरा के नाम से, जो कि इसके कल्चर और अदब के हवाले से काम कर रही है। और माशाअल्लाह हरियाणवी के बहुत से शोरा हैं जो कि इस मैदान में काम भी कर रहे हैं। तो मैं तो उनमें एक बहुत छोटा सा शायर हूँ जो कि अपनी माँ बोली की खिदमत के लिए जो है वो आगे आया हूँ। तो आपने क्योंकि जिक्र किया है हरियाणवी शायरी का, तो मैं आपको जरूर चंद अशार, और आपकी किताब भी आ रही है जी, इसके बाद उर्दू किताब आ चुकी, तो इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हरियाणवी किताब पे भी काम हो रहा है। बहुत मीठी जुबान है, आप लोग सुनेंगे तो अंदाजा होगा कि राग पराए गावे भाई, ओहो राग पराए गावे भाई, माँ बोली बिसरावे भाई। क्या कहने, क्या बात राग है। पराए गावे भाई, माँ बोली बिसरावे भाई, रूख पे बैठे पंछी की सुन, रूख पे बैठे पंछी की सुन, के बाणी बतलावे भाई। क्या मतलब बात है। जो परिंदा है हाँ जी। वो अपनी मादरी जुबान बोलता है कि रूख पे बैठे पंछी की सुन, के बाणी बतलावे भाई, और माता लोरी दे बालक ने, माता लोरी दे बालक ने, मिठे बोल सिखावे भाई। ओहो कि जब माँ अपने बच्चे को लोरी देती है और वो मीठे मीठे बोल जो सिखाती है वो उसी की जुबान में है। और ये देखिए, मैंने अपना दुख एक बयान किया है कि परदेसा में अपनी बोली, परदेसा में अपनी बोली, बोलनिया कित पावे भाई। ओहो कि जब आप प्रदेश में होते तो कहाँ मिलती है आपको अपनी माँ बोली। और ये सारा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो अपनी माँ बोली को बोलते हुए शर्माते हैं। अब आप ये देखें कि अक्सर जो है हम जब किसी महफिल में बैठते हैं तो अपनी माँ बोली नहीं बोलते कि लोग क्या कहेंगे कि ये अपनी माँ बोली बोल रहा है, शायद पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है। उसके लिए मैंने शेर कहा है कि माँ बोली में भूले बैठा, माँ बोली में भूले बैठा, कौन तने समझावे भाई। ओहो माँ बोली में भूले बैठा, कौन तने समझावे भाई। और अनवर भी हरियाणवी रंग में, अनवर भी हरियाणवी रंग में, रचना जोड़ सुनावे भाई। क्या बात है। राग पराए गावे भाई, क्या बात और है। माँ बोली बिसरावे भाई। आपने कहा मीठी जुबान है, वाकई मीठी जुबान है जी, मादरी जुबान है। और मैं तो आपके प्रोग्राम के हवाले से भी यही कहूंगा कि जितनी भी जुबानें हैं हमारे इलाके की, हमारे खित्ते की, वो हमारी पहचान है। और अगर हम उनको आगे लेके नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? फिर कौन चलेगा? फिर आने वाली नस्लों को वो जुबानें नहीं मिलेंगी, ये दम तोड़ जाए। बहुत सारी चीजें ये हमारा एसेट है, और ये सारी चीजें अगर हम खो देंगे और आगे नहीं प्रमोट करेंगे, आगे नहीं ट्रांसफर करेंगे, तो ये चीजें डेड हो जाएंगी, आगे नहीं जा पाएंगी, तो इनका वजूद ही खत्म होने लगेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, प्लीज आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं हरियाणवी पे कमेंट करना चाहूंगा। जी प्लीज, जरूर। लहजा जो है कमाल है, बहुत ठीक है। और जैसे ये कहते हैं ना कि ये मादरी जुबान है, तो ये महसूस होती है कि मादरी जुबान है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें आप जिसको एड्रेस कर रहे होते हैं उसके साथ एक एफिलिएशन भी नजर आती है, ठीक है ना। जब आप किसी से गिला शिकवा कर रहे हैं तो ऐसे लगता है कि ये जो है उसमें पीछे फोर्स है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। जो बात आप गाली देके कहते हैं उसमें फोर्स होती है, तो ये ऐसे ही है कि इसके पीछे भी एक फोर्स होती है। आपके इमोशंस दिखते हैं, इमोशंस नजर आते हैं कि ये आप जो बात कह रहे हैं वो टारगेट जिसको आप ऑडियंस हैं उन तक जो है वो प्रॉपर जो है कन्वे हो रही है। बिल्कुल आपकी फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा ये है, अच्छा ये हर जबान में ये एलिमेंट है। ये किस लिए महसूस हुआ? ये इसलिए कि ये मादरी जबान है, इनकी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है उसके साथ। हमारे यहाँ एक ये मादरी जबान से दूर होने की वजह ये भी बनी कि हमने जो इब्तदाई तालीम है जिसका मादरी जबान में होना जरूरी है, हमने अपने बच्चों को उससे दूर कर दिया। इसलिए वो मादरी जबान से दूर हो गए, और जब वो बड़े होते हैं तो उनको
अपनी जबान बोलते हुए शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदगी से हेजिटेशन हो रही होती है। वो ये समझते हैं कि शायद इससे, जैसे राना साहब ने ठीक कहा, कि उनको ये फील होता है कि ये शायद तासुर लिया जाएगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे समझ बूझ नहीं है, तो ये अपनी मादरी जबान। हालांकि मादरी जबान, देखिए, अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी में पढ़ना, ये दोनों बड़ी डिफरेंट सी चीजें हैं। जी बिल्कुल। हमें अंग्रेजी जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन वो चीजें जो हमें अपनी मादरी जबान में पढ़नी चाहिए, अगर हम उन्हें अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उनका मकसद जो है, उनके पढ़ने का, उनको समझने का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये हरियाणवी बड़ी खूबसूरत जबान है, ये यहाँ के लोग बड़ी तादाद में बोलते भी हैं, घरों में अब भी बोली जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही है। बिल्कुल, हमें इसे भी संभालना है, जिस तरह हमारी सराइकी जबान भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही है और हमारे लोग जो है वो अपने बच्चों को उससे दूर कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी जबानें आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं, ये अजीब दौर आया है। और हमारे यहाँ तो ये, क्योंकि अनवर साहब मुल्क से बाहर रहते हैं, तो इनकी जो सेंटीमेंट्स और फीलिंग वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती होंगी। वहाँ उर्दू की बड़ी याद आती है, अगर मैं मुल्क से बाहर हूँ तो उर्दू की बड़ी याद आती है कि जी किससे गपशप की जाए। अच्छा, हरियाणवी का तो बंदा ही नहीं मिलता होगा, अब ये हरियाणवी में बात करना चाहें तो किससे बात करें? कतर में रहते हैं, किससे बात? डिप्राइव फील करते होंगे कि आप किसी से बात नहीं कर सकते अपनी ही जुबान में। और जब कोई मिल जाता है अपनी मादरी जुबान में बात करने वाला, तो एक एनर्जी आती है, एनर्जी आ जाती है, बड़ी खुशी होती है, जैसे अपना मिल गया हो, माँ की खुशबू आती है उसमें से। खूबसूरत। तो अपनी जुबान की तो और मादरी जुबान की तो क्या ही बात है, इसकी अहमियत बिल्कुल हमें चाहिए कि हम इसको जिंदा रखें और अपने बच्चों को सिखाएं। इंग्लिश तो सीख लेंगे, उर्दू भी सीख लेंगे, दूसरी जुबान है अरबिक भी सीख लेंगे, लेकिन मादरी जुबान कहाँ? इंग्लिश भी जरूर सिखाएं, इंग्लिश भी जरूर सिखाएं। मैंने पहले गुजारिश की, इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश में पढ़ने में फर्क दो डिफरेंट चीजें, ठीक है ना जी। आप अपनी जो चीजें आपने मादरी जुबान में लर्न करनी है, आपने सीखना है, जो तहजीब आपने सीखनी है, जो आपने घर का माहौल सीखना है, वो जाहिर है वो कोई और किसी और खित्ते की जबान उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। सर, तो क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेजेस को, अपनी वैल्यूज को जिंदा रख सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए, बच्चों से शुरू होगा, बच्चों से शुरू होना चाहिए। हर माँ को अपने बच्ची की तरबियत करनी चाहिए कि उसका कल्चर क्या था, ताकि वो उससे जुड़े रहें। और एक बात महजबीन में कहना चाहूंगा कि जो दरख्त अपनी रूट्स से जुड़े रहते हैं और जिनकी गहरी जड़ें होती हैं, वही तनावर दरख्त बनते हैं, वरना यह है कि बहुत कम अरसे में मुरझा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए। जैसे हम दियारे गैर में रहते हैं, तो हमने ये महसूस किया कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मल्टी कल्चर में रहते हुए पाकिस्तान का कल्चर भूल रहे हैं। तो हमने इसीलिए फोकस किया कि उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए। यानी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें मल्टी कल्चरल लोग मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो हर मुल्क का आदमी उन्हें मिल रहा है। तो अगर हम अपना कल्चर नहीं उनको बताएंगे तो वो समझेंगे शायद ये कल्चर ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपने अपने बच्चों में कैसे ये चीज बिल्ड की है? ऑब्वियसली वो भी जिस माहौल में रह रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं वो बहुत डाइवर्स है, तो उनके सामने भी मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ कल्चरल बैकग्राउंड्स, तो आपने कैसे उनको जोड़े रखा? मेरी जो सबसे पहली तो प्रेफरेंस ये होती है कि हम घर में इंग्लिश नहीं बोलते। हम घर में अपनी मादरी जुबान बोलते हैं, ताकि बच्चे ये देखें कि हमारी जुबान क्या है। बिल्कुल। जो सब्जेक्ट है हम कोशिश करते हैं कि उसमें भी उर्दू लाजमी शामिल हो, इवन वो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन हमने उनको उर्दू रखवाई है ताकि वो अपनी जो कौमी जुबान है उससे भी और अपने रूट से जुड़े रहे, उससे भी जुड़े रहे। फिर जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे ईद आती है या कोई रमजान है, 14 अगस्त, हम बिल्कुल वही पाकिस्तान वाला माहौल अपने घर में पैदा करते हैं कि उनको ये अंदाजा हो कि अफ्तार और सहरी में कैसे अरेंजमेंट होता है। बहुत जरूरी है ये। तो हमने उनको जोड़ के रखा है, ये नहीं कि हम अगर कतर में हैं, हमें कहते हैं वो कि फलां ऐसे कर रहा था, फलां ऐसे कर रहा था, तो हमने बताया ठीक है कल्चर है, लेकिन जो हमारे कल्चर की ब्यूटी है वो आपको लेके चलनी है। यानी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से भी हम बात करें, और ये बहुत बहुत जरूरी है, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। आखिर में सर क्या पैगाम देना चाहेंगे सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज के हवाले से? देखिए, जो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल तो सब कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने हक में, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये जरूर जाने कि इसका एक बड़ा पहलू और इसमें एक बड़ी अहम बात
वो खिदमत की भी है। Yes. आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं, आगाही के एतबार से भी आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये आगाही दे रहे हैं, ये भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कहीं आप किसी ऐसे वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं जहाँ किसी से ज्यादती हो रही है, कहीं लॉलेसनेस है, तो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तब भी आप मदद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप कॉन्शियस हैं तो फिर भी ठीक है कि आपको पता है कि मैं मदद कर रहा हूँ। समटाइम्स आपको पता ही नहीं होता कि मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन आप मदद कर रहे होते हैं। तो मदद का जो अहम पहलू है, देखिए किसी अल्लाह के वली से किसी ने पूछा था कि हम हर आदमी की एक कैफियत होती है, किसी न किसी कैफियत में मौजूद होता है। तो ये पूछा ये गया कि पैगंबरों की क्या कैफियत होती होगी, पैगंबर भी तो किसी कैफियत में रहते होंगे। तो उन्होंने बताया कि पैगंबर हर वक्त इस कैफियत में होते हैं जैसे आप किसी की मदद करके वो जो फीलिंग आपके अंदर होती है, ठीक है, वो फीलिंग पैगंबरों की हर वक्त होती है, क्योंकि हर वक्त लोगों की मदद कर रहे होते हैं, उनको आगाही भी दे रहे होते हैं और पैगाम भी पहुंचा रहे होते हैं, उनको बेहतरी की तरफ ला रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया में अगर ये पहलू हम जब भी आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने लगें तो इस पहलू को अपने सामने रखें कि आपकी जो गुफ्तगू है, आपके जो एक्शंस हैं, उससे लोगों ने मुतासिर होना है। ठीक है, तो हम इसमें नेगेटिविटी का एलिमेंट जितना माइनस कर सकते हैं वो करें तो इसके बेहतर नतीजे हो सकते हैं। ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, आप इस चीज को जरूर कंसिडर करें। आखिर में सर, हरियाणवी जबान में लोगों को अगर मैसेज देना हो, क्या मैसेज देंगे आप? हरियाणवी जुबान में तो मैंने अपनी जो शायरी है उसके जरिए मैसेज दिया है कि माँ बोली को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये भी आपने हरियाणवी जबान में बोलना है। जी, हरियाणवी जुबान में कहूँगा, माँ बोली न भूले बैठा, माँ बोली न भूले बैठा, कौन तना समझावे भाई। और क्योंकि उर्दू शायरी की मेरी किताब आई है तो मैं चंद अशार जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि मेरे सोचों के गुलिस्तान में है, मेरी सोचों के गुलिस्तान में है, सब परिंदे अभी उड़ान में हैं। क्या बात है। हुस्न वालों को जो पसंद आए, हुस्न वालों को जो पसंद आए, शेर ऐसे मेरी जुबान में है। बहुत खूब। हुस्न वालों को जो पसंद आए, शेर ऐसे मेरी जुबान में है, और मैं उन्हें चाहता रहूंगा सदा, मैं उन्हें चाहता रहूंगा सदा, वो अभी तक इसी गुमान में है। क्या बात है। मैं उन्हें चाहता रहूंगा सदा, वो अभी तक इसी गुमान में है, और तुझ में हिम्मत नहीं चलाने की, तुझ में हिम्मत नहीं चलाने की, तीर माना तेरी कमान में है। क्या बात है। तुझ में हिम्मत नहीं चलाने की, तीर माना तेरी कमान में है, और आशना कोई भी नहीं अनवर, आशना कोई भी नहीं अनवर, जाने हम कौन से जहान में हैं। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। अनवर अली राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हम चलेंगे क्योंकि प्रोग्राम का हो चुका है इख्तिताम, लेकिन इस पैगाम के साथ कि आप जो भी कहें, जो भी लिखें, जो भी बात कहें, वो जब आवाम तक पहुंचे तो इस बात का ख्याल रखें कि उनके सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात हर्ट ना हो। इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट महाज बिन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।